नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेगमेंट के अंदर एक नए यूनिट को शुरू किया था, जिस यूनिट का नाम था व्यक्तित्व। कौन सी यूनिट थी हमारी? वो यूनिट थी हमारी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को हमने शुरू किया था और व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के या यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा या भारी आवरण। हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व होता क्या है और उसके साथ साथ हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर चर्चा की थी और हमने व्यक्तित्व के एक संक्षिप्त अर्थ को हमने समझ लिया था। आज हम इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पर। किस पे बात करेंगे? व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पे। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण के अंदर कुछ 3 बिंदु आते हैं। देखिए, व्यक्तित्व को किन किन नजर से हम देख सकते हैं? तो अगर हम देखें व्यक्तित्व के इस दृष्टिकोण को, तो हम देखते हैं कि एक तो होता है हमारा साधारण दृष्टिकोण। कौन सा होता है? साधारण दृष्टिकोण। एक होता है हमारा साधारण दृष्टिकोण, ठीक है जी। और दूसरा होता है हमारा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। कौन सा होता है हमारा? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तीसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण है हमारे व्यक्तित्व को देखने के। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? साधारण दृष्टिकोण। देखिए, साधारण दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार है। साधारण दृष्टिकोण के अंदर हम ये मान सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है, अब आप व्यक्तित्व को कैसे आंकते हैं? व्यक्तित्व को आंकते हैं हम व्यवहार से। किसी व्यक्ति के व्यवहार से हम व्यक्तित्व को आंकते हैं। और अगर व्यक्ति परिपूर्ण रूप से व्यवहार कर रहा है, यानी उसका समस्त पक्षों का विकास क्या हो गया? सर्वांगीण विकास है। सभी पक्षों का विकास क्या हुआ है? पूरा हुआ है। विकास के सभी पहलुओं का में परिपक्वता आने के बाद ही हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आती है। उसी मैच्योरिटी से ही हम एक अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हमारा एक अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो साधारण दृष्टिकोण के अंदर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का क्या है? आधार है। व्यक्तित्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार, ठीक है जी। तो ये हमारा साधारण दृष्टिकोण है। जो साधारण सी बात है कि हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का सभी पक्षों का विकास में परिपक्वता आने के कारण ही व्यक्ति एक मैच्योर व्यवहार कर पाता है, एक मैच्योर पर्सनैलिटी को पूर्ण कर पाता है। उसके बाद आता है समाजशास्त्री। देखिए, समाजशास्त्र व्यक्तित्व को किस नजर से देखता है? समाजशास्त्र व्यक्तित्व को किस नजर से देखता है? तो समाजशास्त्र व्यक्तित्व व्यक्ति के सामाजिक गुणों का संगठन है। ये कौन मानता है? समाजशास्त्र मानता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के सामाजिक गुणों का संगठन है। व्यक्ति के सामाजिक गुणों का संगठन है। ये कौन मानता है? समाजशास्त्र मानता है।
परंतु गुरुजी हम तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो देखिए समाज शास्त्र तो हम नहीं पढ़ रहे, परंतु हम दृष्टिकोण के रूप में मांगे तो एक साधारण दृष्टिकोण अगर हम देखें तो साधारण दृष्टिकोण का मतलब यह है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही क्या है, उसका व्यक्तित्व है। परंतु समाज शास्त्र ये कहता है कि उसके अगर सभी सामाजिक पक्षों का अगर उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह उसका क्या है, व्यक्तित्व है। सामाजिक गुणों में परिपक्वता गया, सामाजिक गुणों के संगठन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। सामाजिक गुणों का संगठन है कौन, व्यक्तित्व। प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक वातावरण में अपने आप को समायोजित करना आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इस बात की ओर संकेत कर रहा है कौन, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। बात समझ में आई। अब बात आती है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। देखिए मनोविज्ञान क्या मानता है, मनोविज्ञान क्या मानता है। देखिए मनोविज्ञान के अंदर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है एक व्यक्ति के। आगे जब हम मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का जो एक सिद्धांत है उस सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि मनोविज्ञान व्यक्तित्व को किस नजर से देखता है। तो देखिए यहां पे हम एक छोटी सी बात कर ले। व्यक्ति में मनोविज्ञान के आधार पर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है। कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती है गुरुजी, देखिए प्रवृत्तियां पाई जाती है, एक पाई जाती है आपके अंदर अहम। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, अहम। ठीक है जी। एक पाई जाती है आपके अंदर परम अहम। ठीक है जी। एक पाई जाती है इदम। ये 3 प्रकार की क्या है, व्यक्तित्व की प्रवृत्तियां हैं। ये 3 प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर पाई जाती है जो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। अब क्या कहा मनोविज्ञान ने, मनोविज्ञान ने कहा कि जिस व्यक्ति में जिस प्रवृत्ति की अधिकता होगी व्यक्ति वैसा ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। यानी कि क्या करेगा, मनोविज्ञान के अनुसार जिस प्रवृत्ति की अधिकता होगी व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, कर लिया। अहम परम अहम इदम। अब आपको पूछ ये क्या होता है, ये अहम क्या होता है, परम अहम क्या होता है और इदम क्या होती है। देखिए इदम को हम इड कहते हैं, क्या कहते हैं, इड। परम अहम को हम कहते हैं सुपर ईगो, सुपर ईगो, और इसको कहते हैं ईगो। क्या कहते हैं इसको हम, ईगो। अब इनके बारे में यहां नहीं बताऊंगा, इनके बारे में आपको मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत बताऊंगा कि अहम क्या होता है, परम अहम क्या होता है और इदम क्या होता है। डिटेल से पढ़ेंगे, फिक्र मत कीजिए, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे कि अहम क्या होता है, परम अहम क्या होता है, सुपर ईगो क्या होती है। आप कहते हो ना कि इस व्यक्ति में ईगो बहुत है, तो हम समझेंगे कि वो ईगो होती क्या है। क्या आपके लिए ईगो होना अच्छी बात है आपके अंदर, या आपके अंदर ईगो होना बुरी बात है, इस बात को भी हम समझेंगे। ठीक है ना। तो ईगो का असली अर्थ, जो एक असलियत में क्या अर्थ है इस ईगो का, इस अर्थ को भी हम मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, अहम परम अहम इदम। वो तीनों प्रवृत्तियों के अंदर जिस प्रवृत्ति की आपके अंदर अधिकता होगी आप वैसा ही क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। ये कौन मानता है, मनोविज्ञान मानता है। ठीक है जी। अब बात आती है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो व्यक्तित्व निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में सहायता कौन कर सकता है, देखिए आपकी कौन कर सकता है। शारीरिक, अगर मैं बात करूं शारीरिक रूप से अगर आप अपरिपक्व हैं, मान लीजिए किसी शारीरिक अंग में आपके विकलांगता आई हुई है,
तो क्या आपका व्यक्तित्व पूर्ण माना जाएगा? नहीं, वो वहां उसमें रुकावट। अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है तो व्यक्तित्व निर्माण में आपके वो शारीरिक क्षमता जो है वो आपकी उसमें रुकावट पैदा करेगी। तो ऐसे कौन से तत्व हैं, कौन कौन से जो तत्व हैं जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। तो देखिए अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक तत्व। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक तत्व, इन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए व्यक्तित्व निर्माण के अंदर जो सबसे पहला तत्व जो होता है, जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है, वह तत्व होता है आपका शारीरिक तत्व। कौन सा तत्व होता है? शारीरिक तत्व। बात समझ में आई? अब देखिए शारीरिक तत्व किस प्रकार से आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो देखिए शारीरिक गुण क्या होंगे, शारीरिक गुण जो है वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो शारीरिक गुण कौन कौन से हैं? देखिए एक तो होगा रंग, रूप, आकार, और क्या हो सकता है जी, आवाज आदि। आदि को ये क्या है, आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करते हैं। शारीरिक तत्व के अंदर रंग, रूप, आकार, आवाज, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक तत्व है। एक आता है बौद्धिक तत्व। कौन सा आता है? बौद्धिक तत्व। अब ये बौद्धिक तत्व कौन कौन से होते हैं जी? बौद्धिक तत्व जो बुद्धि से, आपकी मानसिक शक्तियों से जुड़े हुए होते हैं, आपके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, आपकी बुद्धि से जुड़े होते हैं, आपकी बौद्धिक शक्तियों से जुड़े हुए होते हैं, वह आपके कौन से तत्व हैं? आपके बौद्धिक तत्व हैं। अब ऐसे कौन से तत्व हैं जो बौद्धिक तत्व होंगे? तो सबसे पहला होगा स्मृति। आप याद कैसे रख पाते हैं? आपके मस्तिष्क की वजह से तो याद कर पाते हैं। कल्पना कैसे करते हो? मस्तिष्क से करते हो ना कल्पना। कल्पना कैसे करते हो? मस्तिष्क से करते हो। तर्क शक्ति, और क्या होगा जी? तर्क शक्ति के अलावा बुद्धि और निर्णय शक्ति। ये सभी क्या है? ये सभी हैं आपकी मानसिक शक्तियां। बौद्धिक तत्व को हम मानसिक तत्व भी कह सकते हैं, जो आपके मानसिक तत्व है, जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाओं को निर्भर करती है, या मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वह सभी क्या है? आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या हो सकता है? रुकावट उसमें आ सकती है व्यक्तित्व निर्माण में, उसका व्यक्तित्व कमजोर हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क से अंदर जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं उनके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ता है? आपके मस्तिष्क का पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद में भावात्मक तत्व होता है। एक होता है आपका भावात्मक तत्व। भावात्मक तत्व कौन सा होता है जी? भावात्मक तत्व होता है इन तत्वों के अंतर्गत व्यक्ति के संवेगों की क्रियाएं रखी जाती है। कौन किन की क्रियाएं रखी जाती है? संवेगों की क्रियाएं। देखिए भावात्मक तत्व, भावात्मक
देखिए आपने ऐसे भी बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो एक मूवी के अंदर इमोशनल सीन आने पर रोने लग जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो किसी को तकलीफ में देखकर भी दुखी नहीं होते। तो ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, या आपने ऐसे भी देखा होगा कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, कोई दुखी है, तो आपको देखकर उसको एक अंदर से एक भाव जगा उसके प्रति दया का। तो ऐसे लोगों को आपने अपने साथ भी अनुभव किया होगा। तो वो आपका क्या है, भावात्मक पक्ष है, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। समाज में हर तरीके के व्यक्ति हैं, समाज के अंदर हर तरह का व्यक्तित्व पाया जाता है। सभी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उनमें दया का भाव नहीं जागृत होगा, और ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुखी को देखकर नजर घुमाकर चला जाए वहां से, और कोई व्यक्ति है वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ जाए। रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो 10 लोग तो उसके पास से चले जाएंगे सेल्फी लेकर, और एक जना आएगा उसकी जाके हेल्प करेगा। तो यानी कि उस एक व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव है, दया का भाव है। इस वजह से उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। ये है आपका भावात्मक तत्व, जो आपके संवेगों की क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, संवेग। संवेग तो है ये दुखी और दया करुणा, ये क्या है, आपके संवेगों को प्रकट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में अगला तत्व कौन सा होता है आपका, सामाजिक तत्व। कौन सा होता है, सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व कौन से होंगे, देखिए व्यक्ति के वह गुण जो समाज में स्थापित करते हैं, व्यक्ति के वह गुण जो उसे समाज में स्थापित करते, ठीक है ना। जो उसे समाज में स्थापित एक मान प्रतिष्ठा उसे दिलाते हैं, वह तत्व कौन से होंगे, सामाजिक तत्व होंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के अंदर 4 लोगों के बीच में जाके खड़ा होता है और सभी लोग उससे नजरें घुमाकर दूर चले जाते हैं, तो वो समाज के अंदर उसने अपना स्थापित नहीं बिठा रखा, या सामंजस्य उसने अपने समाज के अंदर नहीं स्थापित कर रखा। समाज से वो जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि उसके व्यक्तित्व में सामाजिक तत्व का क्या है, अभाव है। और जिसमें सामाजिक तत्व की पूर्णता होगी वह उसका व्यक्तित्व एक सामाजिक व्यक्तित्व होगा, जो समाज से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। नेता लोगों को देखा होगा आपने, ये लोग के नेता कैसे बनते हैं, ये समाज से जुड़े होते हैं, इनके अंदर सामाजिक तत्व की क्या होती है, पूर्णता होती है, अधिकता होती है, जिस कारण ये समाज से जुड़े हुए होते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा गांव या शहर के अंदर एक ऐसा पुरुष भी होता है जिसकी बातें सभी सुनते हैं, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, सामाजिक, उसका व्यक्तित्व कैसा है, सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है जी। इसके बाद आता है एक आपका नैतिक पक्ष। एक पक्ष और है आपका जिसका नाम है नैतिक पक्ष, यहां लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष को तो आप जानते होंगे कि नैतिकता के बारे में तो अभी पिछले सेगमेंट में, उससे पिछले संज्ञानात्मक विकास में हम नैतिकता के बारे में बात करके आए हैं कि व्यक्ति के वह गुण जो उसे समाज में आदर व सम्मान दिलाते हैं, ठीक है ना। नैतिक पक्ष कौन से होंगे, नैतिक पक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी परोपकारिता, ईमानदारी, ये सभी गुण क्या है, आपके नैतिक गुण है। कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य, ये क्या है, आपके नैतिक गुण है जी, जो आपको समाज के अंदर क्या है, एक आदर व सम्मान दिलाते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, परोपकारिता आपके अंदर है नैतिकता के रूप में, तो आपके समाज के अंदर आपको आपकी बातों को भी सुना जाएगा और आपको एक
सम्मान से भी देखा जाएगा लोगों की नजर में। ठीक है, तो ये आपके थे क्या थे, नैतिक पक्ष। उसके अलावा अब तक हमने क्या पढ़ा, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पढ़े। जो 3 दृष्टिकोण है, 3 नजरों से इसे देखा जाता है। और फिर आता है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कौन कौन से तत्व है, शारीरिक तत्व, शारीरिक तत्व के अलावा बौद्धिक तत्व, बौद्धिक तत्व के अलावा है आपका भावात्मक तत्व, फिर आता है आपका सामाजिक तत्व, और फिर आता है आपका नैतिक तत्व। ठीक है जी, अब पढ़ लिया हमने, यहां तक दृष्टिकोण भी हमने बात कर ली, व्यक्तित्व के सहायक तत्व भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती है, इस पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो उन विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं, देखिए व्यक्तित्व की विशेषताओं में हम बात करेंगे तो सबसे पहली इसकी क्या विशेषता है, आत्मचेतना। क्या है सबसे पहली विशेषता, आत्मचेतना। देखिए आत्मचेतना क्या होती है, आत्मचेतना का अर्थ होता है व्यक्ति के अंदर आत्मचेतना होती है, इसी कारण उसका व्यक्तित्व होता है। देखिए व्यक्ति आत्मचेतना मतलब जो आप अपने ही अंदर झांककर अपने आप के गुणों को देखना, अपने आप को जानना ही क्या होगी, आपकी आत्मचेतना होगी। और ये जो आत्मचेतना होती है ना, वो वयस्क व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, वयस्क में पाई जाती है। ठीक है ना, ये जो आत्मचेतना होती है वो बच्चों में नहीं होती। और किसमें नहीं होती जी, पशु में भी नहीं होती। बच्चों में और पशुओं में आत्मचेतना नहीं होती। क्यों नहीं होती जी आत्मचेतना, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो अपने आप को नहीं देखते, अपने आप के व्यक्तित्व, अपने आप के गुणों को नहीं पहचान पाते, इसीलिए बच्चों के अंदर आत्मचेतना नहीं होती है, वो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते हैं। पशु है, पशु के अंदर आपने कभी ये सुना हुआ इस पशु की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि पर्सनैलिटी होती नहीं है, व्यक्तित्व तभी होगा जब आपके अंदर आत्मचेतना होगी। आत्मचेतना की वजह से ही आप अपने गुणों को पहचान पाते हैं, और वयस्क व्यक्ति ही अपने गुणों को पहचान पाता है, इसलिए वयस्क व्यक्ति में ही आत्मचेतना पाई जाती है। एक व्यक्ति में आत्मचेतना पाई जाती है, बच्चों और पशुओं में आत्मचेतना नहीं पाई जाती, इसलिए उनका व्यक्तित्व नहीं होता। तो ये पहली विशेषता है व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व के अंदर आत्मचेतना होती है, जो व्यक्तित्व को उसी के गुणों को दिखाने का प्रयास करती है, उसी के बारे में जानने का प्रयास व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से ही अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है। बात समझ में आई जी कि आत्मचेतना क्या है, आत्मचेतना। ठीक है ना, उसके बाद आती है लक्ष्य निर्देशित। व्यक्तित्व कैसा होता है आपका, लक्ष्य निर्देशित होता है। व्यक्तित्व कैसा होता है आपका, लक्ष्य निर्देशित। व्यक्तित्व के अंदर क्या होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है आपका। सामान्यतः व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। बिना उद्देश्य के तो वो कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। मनुष्य को कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। देखिए मनुष्य को क्या करने होते हैं, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, लक्ष्य निर्देशित। व्यक्तित्व कैसा होगा, लक्ष्य निर्देशित। आप कैसा व्यवहार, किस समय कौन सा व्यवहार आपको करना है, ये आपका लक्ष्य निर्धारित करेगा। आपको, आपने देखा होगा, आपको पॉकेट मनी चाहिए तो आप मम्मी के पास जाओगे एकदम सरल स्वभाव से, जाके एकदम ऐसे बन जाओगे दुनिया में सबसे सिंपल इंसान आप ही। तो क्यों कर, आपने अपना व्यक्तित्व बदल लिया, और जैसे ही अपने दोस्तों के बीच आए
और दोस्तों के बीच आकर अपना अपने व्यक्तित्व बदल दिया। यहाँ लक्ष्य था कुछ पाने का, इसीलिए आपने यहाँ व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को बदलना चाहा, और यहाँ लक्ष्य कुछ और था, दोस्तों के अंदर अपने आप को एक लीडर घोषित करने का, इसलिए यहाँ आपने अपना व्यक्तित्व बदल लिया। देखिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। देखिए हम सभी का क्या है, लक्ष्य है, कुछ ना कुछ लक्ष्य के लिए आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो किसी लक्ष्य के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, किसी लक्ष्य के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार हमारा क्या होगा, वह व्यक्तित्व कैसा होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व देखिए हमेशा व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही निर्धारित होती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही निर्धारित की जाती है। आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जा रहे हो, वहां कुछ आपको साइन करवाना है या कुछ आपको ऐसा कोई काम करवाना है जहां आपका व्यक्तित्व निर्धारित करेगा कि वो व्यक्ति आपका काम कैसे करे। आप वहां पे क्षमा या सर ये काम कर दीजिए, आराम से बोलोगे, धीरे धीरे, जोर से नहीं अब बात करोगे उनके साथ, क्योंकि आपको आपका काम निकलवाना है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना होता है तो हम एकदम सिंपल बन जाते हैं उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि हमने हमारा व्यक्तित्व वैसा उसके सामने कर लिया, क्योंकि लक्ष्य है हमारा कि उस व्यक्ति से वो काम निकलवाना है, इसलिए हमने हमारे लक्ष्य को क्या, हमारे व्यक्तित्व को कैसा कर लिया, बदल लिया। यानी व्यक्तित्व कैसा होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम हमारे व्यक्तित्व में क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। व्यक्तित्व कैसा होगा, विशिष्ट होगा। तीसरी विशेषता इसकी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तीसरी विशेषता है सर इसकी है व्यक्तित्व कैसा होगा, विशिष्ट होगा। व्यक्तित्व कैसा होगा, विशिष्ट होगा। देखिए विशिष्ट का तात्पर्य क्या होता है, विशिष्ट का तात्पर्य होता है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गुणों में, व्यक्तित्व में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं। यानी कि संसार के अंदर जितने सारे व्यक्ति हैं, यानी कि 8 अरब लोग हैं ना हमारी दुनिया में, अब तो बढ़ गए होंगे, ठीक है ना, पिछली जनसंख्या गणना के अनुसार 8 अरब लोग हैं। तो 8 अरब लोगों का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, विशिष्ट है अपने आप में। हम कहते हैं ना कि क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 के 50 बच्चों का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होगा, तो सभी का क्या होगा, व्यक्तित्व अलग अलग होगा। सभी के अंदर कुछ ना कुछ फील्ड के अंदर विशिष्टता पाई जाएगी। एक बच्चा है जिसको फुटबॉल के अंदर फुटबॉल खेलना पसंद है, एक को क्रिकेट खेलना पसंद है। अब ये तो नहीं है कि सारे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ किसी फील्ड के अंदर कोई डांस के अंदर परफेक्ट है, ठीक है ना, कोई सिंगिंग में है, तो ये सब क्या है, उसके अंदर विशिष्टता है, उसके गुणों के अंदर। और ये गुण ही क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जी, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, व्यक्तित्व के अंदर कुछ अद्वितीय होता है। दो व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता, व्यक्तित्व अनुपम होता है और विशिष्ट होता है। ये बात याद रखना कि व्यक्तित्व कैसा होगा, विशिष्ट होगा, या हम इसे कहते हैं अनुपम भी होता है। अनुपम का मतलब सबका व्यक्तित्व क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो भाइयों का, दो सगे भाइयों का व्यक्तित्व भी क्या होगा, अलग अलग होगा, उनका भी एक जैसा व्यक्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसके बाद आती है चौथी विशेषता। देखिए चौथी विशेषता क्या है, सामाजिकता। क्या है, सामाजिकता। सामाजिकता, सामाजिकता का तात्पर्य क्या है, व्यक्तित्व में सामाजिकता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो यहां लिख सकते हैं हम कि समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
ठीक है ना। समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध होने के कारण व्यक्ति में आत्म चेतना का उदय होता है। देखिए ये समाज ही जो है जो आपकी आत्म चेतना को क्या करता है, जागृत करता है, आत्म चेतना को उदय करता है, आत्म चेतना को जगाता है। कौन? समाज जगाता है। जो आत्म चेतना अगर किसी व्यक्ति में जगती है तो वह व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ने को क्या हो जाता है, तत्पर हो जाता है, जिस कारण उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। तो समाज ही है जो आपकी व्यक्तित्व निर्माण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समाज में रहकर ही हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक एक ही रूम में बंद रखो और फिर उसको बाहर निकालो, उसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं होगा, क्या होगा, वो व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी, उसे कुछ नहीं पता होगा। ठीक है ना। परंतु अगर व्यक्ति समाज में रहेगा तो आए दिन वो नए नए व्यक्तित्व, आए दिन में नए नए गुणों को सीखेगा और नए गुणों को ग्रहण करेगा, और नए गुणों को ग्रहण करने से उसके नए नए व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। फिर बात आती है समायोजन योग्यता। 5वीं विशेषता है समायोजन योग्यता। समायोजन योग्यता के अंदर हमें एक कथन याद रखना है प्रोफेसर मर्फी का। देखिए प्रोफेसर मर्फी ने क्या कहा समायोजन योग्यता के लिए, इसने कहा कि अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ होता है वातावरण में समायोजन की शक्ति का होना। मर्फी के अनुसार वातावरण में समायोजन की शक्ति का होना क्या है, आपका समायोजन है। ठीक है ना। समायोजन का तात्पर्य क्या है, वातावरण में समायोजन की शक्ति का होना, ये अच्छे व्यक्तित्व का क्या है, अर्थ है, प्रोफेसर किसके, मर्फी के अनुसार। देखिए समायोजन क्या होता है, वातावरण में अनुकूल अपने आप को ढालते रहने में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निहित होता है। देखिए आप यहां से आपको कहीं दूसरी स्टेट के अंदर भेज दिया जाए, आप राजस्थान के रहने वाले हो और आपको कहां भेज दिया जाए, केरला भेज दिया जाए, तो यहां जाने के बाद एक तो राजस्थान में रहे हो, एक यहां रहे हो, तो यहाँ का व्यक्ति पर्सनैलिटी यहाँ जाने के बाद में ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी में क्या आएगा, बदलाव आएगा। कैसे, क्यों करोगे यहाँ पर्सनैलिटी में बदलाव, क्योंकि यहाँ आपको समायोजन करना है। क्या करना है, समायोजन करना है, एडजस्टमेंट। समायोजन का मतलब जानते हैं ना, समायोजन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। क्या होता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण। क्या करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। समायोजन की योग्यता व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाती है। व्यक्तित्व का विशिष्ट तत्व है समायोजन की योग्यता, क्योंकि देखिए प्रत्येक परिस्थिति के अंदर हमें क्या करना होता है, समायोजन करना होता है। मान लीजिए समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट होता है। मान लीजिए हमें ऐसी परिस्थिति में रहना पड़े जहां का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमें वहां रहना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पर्सनैलिटी के अंदर क्या करेंगे, हमारे व्यक्तित्व में क्या करेंगे, हमारे गुणों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अगर गुणों में परिवर्तन आएगा तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी परिवर्तन आएगा। ठीक है जी। तो ये हुई समायोजन योग्यता। उसके बाद में छठी विशेषता क्या है इसकी, कि व्यक्तित्व कैसा होता है, व्यक्तित्व होता है गतिशील। व्यक्तित्व कैसा होता है, गतिशील, और व्यक्तित्व कैसा होता है, लचीला होता है। कैसा होगा, व्यक्तित्व गतिशील होगा, और व्यक्तित्व कैसा होता है, गतिशील होता है, व्यक्तित्व लचीला भी होता है। व्यक्ति को अपने, देखिए व्यक्ति को जब अपने वातावरण के साथ में, वातावरण तथा अपनी अंतर शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व में कई बार क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। हर परिस्थिति अलग अलग होती है,
उम्र के पड़ाव में हर परिस्थिति क्या होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहने वाली है आपके जीवन में। तो प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार, देखिए हमने पहली ही बात के लिए लक्ष्य निर्देशित, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे व्यक्तित्व में हम परिवर्तन करते हैं, यानी कि समय समय पर हमारे अंदर हमारे व्यक्तित्व में क्या आता रहता है, बदलाव आ जाता है परिस्थितियों के अनुसार। और ये लचीला होता है, जब भी हम कभी भी चाहें किसी भी समय हम इस परिवर्तन, इस पर्सनैलिटी के अंदर, इस व्यक्तित्व में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। एक सीधा सा उदाहरण अगर आपको बताऊं तो देखिए, आप, ये एक व्यक्ति है, क्या है, ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इन दोनों का आपस में हो गया झगड़ा। अब ये जो व्यक्ति है ये इसके ऊपर हावी हो गया बहुत ज्यादा, इसको थप्पड़ वगैरह मार दी। अब ये व्यक्ति क्या है, वहां से भागकर क्या है 10, 20, 50 लोगों को क्या करता है, एक साथ लेकर आ जाता है, ये ऐसे ले आया, ये ले आया, ठीक है ना, इसको मारने के लिए। तो क्या आपका व्यक्तित्व अब वैसा ही रहेगा जैसा ये अकेला था तब था, या आप इसमें परिवर्तन करोगे इन सभी को देखकर? क्या वैसा का वैसा ही रखोगे? पहले एक केले को देखकर तो मार दिया उसको बेचारे को, 50 लोगों को देखकर क्या करोगे, व्यक्तित्व तो वैसा ही होगा? नहीं होगा, बदल जाएगा। इसी को कहते हैं लचीलापन। समय आने पर हम हमारा व्यवहार जो है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, लचीला कर लेते हैं, बदल लेते हैं। परिस्थिति को देखकर हम क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और परिस्थिति को देखकर ही हम हमारे व्यक्तित्व को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ये क्या है, लचीलापन। और गतिशील का मतलब निरंतर इसमें क्या रहती है, गति रहती है, ये रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जो आपका व्यक्तित्व है आने वाले 20-25 साल के बाद भी आपका व्यक्तित्व वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा जी। क्योंकि आज आपका व्यक्तित्व आज की परिस्थितियों के अनुसार है, और आने वाले 20 साल बाद जो आपका व्यक्तित्व होगा वो उन परिस्थितियों के अनुसार होगा। इसीलिए के अंदर, इसके अंदर गतिशीलता पाई जाती है। और लचीलापन, तो गतिशीलता जहां होगी वहां लचीलापन भी होगा। लचीला होता है फ्लेक्सिबल, बदलना, इसे मोड़ तो कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल है ये। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीलापन होता है, यानी कि समय आने पर हम इसमें बदलाव भी कर लेते हैं और समय आने पर हम इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये क्या है, गतिशील और लचीला। सातवीं इसकी विशेषता क्या है, देखिए सातवीं विशेषता है मानसिक स्वास्थ्य। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे व्यक्ति का क्या होता है, परिचालक होता है। ये बात याद रखना कि मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्ति का, व्यक्तित्व का परिचायक होता है। क्या होता है, परिचायक होता है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, तो उसके व्यक्तित्व का क्या होगा, निर्माण होगा, व्यक्तित्व कहा जा सकता है। मानसिक और शारीरिक शक्तियों के संगठन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना व्यक्तित्व के निर्माण में क्या करता है, सहायता देता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारे अंदर तर्क, चिंतन, संवेगों पर नियंत्रण व संतुलित व्यवहार के अच्छे गुण इसके अंदर हमारे अंदर विद्यमान होंगे, जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। अगली बात, वंशानुगत और वातावरण का संगठन। अंतिम विशेषता, वंशानुक्रम और वातावरण, वातावरण और वंशानुक्रम का संगठन। देखिए वंशानुक्रम और वातावरण, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुगत और व्यक्ति के वातावरण की अहम भूमिका रहती है। क्योंकि व्यक्ति में सद्गुणों का सर्जन क्या होता है, वंश से होता है, और उसके वातावरण के अनुसार होता है। देखिए सद्गुण का मतलब वह व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का आना उसके वातावरण और उसके वंश पर निर्भर करता है। एक बच्चा ऐसा है जो शिक्षित, उसके माता और पिता एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो सोसाइटी बिल्कुल क्या है, मान प्रतिष्ठा वाली सोसाइटी है, ठीक है ना। और
अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं तो उनके घर में जन्मा बच्चा क्या होगा, वो उन्होंने उनको शिक्षा दी तो वो सद्गुण शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कैसा होगा, वैसा ही होगा। एक तो ऊपर से उनके माता पिता के वंश से उसे ऐसा मिला कि ऐसा वातावरण मिला है, ऐसा सद्गुण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कि परिवार का जो माहौल है वो भी कैसा है, सद्गुण संपन्न माहौल है। कैसा माहौल है, सद्गुण संपन्न माहौल है, जिसके कारण बच्चे का क्या हुआ, एकदम स्वच्छ रूप से क्या हुआ, विकास हुआ है। इस कारण बच्चे का जो व्यक्तित्व होगा वह भी सद्गुण संपन्न होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जो चोर चकोरों की सोसाइटी है और उसके माता पिता भी कुछ ऐसे ही कामों में लिप्त हैं, पिता है शराब के नशे में धुत रहता है, तो क्या होगा, बच्चे को वंश में क्या मिलेगा कि पिताजी ऐसे काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो बच्चे में भी वो गुण आ सकते हैं। दूसरा कि जब बच्चे का जन्म होगा तो उसके बाद उसे जो वातावरण मिलने वाला है वो वातावरण भी कैसा होगा, वैसा ही वातावरण होगा। तो जिस वातावरण में हमने बाल विकास के अंतर्गत भी हमने पढ़ा कि व्यक्ति जिस वातावरण में, बच्चा जिस वातावरण में पलता है वो उस व्यक्ति का बच्चा वैसा ही क्या करता है, विकास करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जिस वातावरण में या जिस वंश से वो पैदा होगा, अगर सद्गुण संपन्न वंश से पैदा हुए माता और पिता का व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चे का व्यक्तित्व भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो ये है जी आपकी विशेषताएं, और आज हमने 3 बिंदुओं पे बात की। सबसे पहले व्यक्तित्व के दृष्टिकोण, उसके बाद हमने उसके पढ़े सहायक तत्व और फिर हमने पढ़ी विशेषताएं। आज के सेगमेंट में इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए बिंदु पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।